आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 13 दिसंबर साल 1999। ये दिन मुझे अच्छे से याद है और मैं अपने जीते जी इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन को याद करके आज भी मैं डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। आज से 22 साल पहले, यानी कि उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और न ही उस समय हमारे गांव में काफ़ी लोग रहा करते थे। उस वक्त सभी लोग घर के अंदर मोमबत्ती और बाहर निकलने पर टॉर्च का सहारा लिया करते थे। गांव जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम सुनसान हो जाया करता था। खैर, भले उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी हो, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए उतारू रहते थे। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि उस वक्त मैं शहर के एक राशन की दुकान चलाया करता था। हमारे गांव से शहर 50 किलोमीटर दूर होने के कारण मैं रोज ट्रेन की सहायता से आना जाना किया करता था, जिस कारण मैं रोज 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर जाया करता था और रात 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाया करता था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद एक दिन सुबह काम पर जाते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज घर वापस लौटते वक्त दही लेते आना, क्योंकि कल तुम्हारे मामा आ रहे हैं। इस पर मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं दही लेता आऊँगा। इतना बोलकर मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना और 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर अपने दुकान पहुंचा। सुबह से ही उस दिन दुकान में काफ़ी भीड़ थी, जिस वजह से मैंने अपने मन ही मन में कहा, आज दुकान में काफ़ी भीड़ है तो मुझे दुकान बंद करते करते देरी होगी। तब तक तो सारी दुकानें दही की बंद हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं छोटू से ही दही मंगवा लूँ। छोटू मेरे दुकान का एक स्टाफ है। ये सोचते ही मैंने छोटू से कहा, अरे छोटू, एक काम करना यार, माँ ने आज दही लाने को कहा है, तो तू जाकर थोड़ा दही ला देगा। मेरे इतना बोलते ही छोटू मुझसे पैसे लेकर दही लाने चला गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। अगर मुझे दुकान बंद करने में देरी भी हो गई तो मैं आराम से रात 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन पकड़कर जा सकूंगा, जिसके बाद मैं वापस से अपने काम पर लग गया। काम करते करते कब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। सारा काम खत्म करके मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 9:30 बजे का हो रहा था। तो मैंने फटाफट से दुकान बंद किया ताकि मुझे 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन मिल सके। दुकान बंद करके मैं भागता हुआ स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि मैं दौड़ता हुआ स्टेशन आया था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे सारी रात स्टेशन में ही गुजारनी पड़ती। ट्रेन में बैठने के 2 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण ट्रेन काफ़ी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा मुझे बस इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे। अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो उस ट्रेन से इस स्टेशन पे उतरने वाला मैं अकेला ही था। गांव का स्टेशन होने के कारण इतनी रात गए मुझे पूरे स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं स्टेशन से रोज पैदल ही आना जाना करता हूँ और मेरा घर यहाँ से करीब
आधे घंटे की दूरी पर है। तो मैं स्टेशन में और समय जाया ना करते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल स्टेशन से भी ज्यादा सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखा करता हूँ। तो मैंने झट से अपना टॉर्च निकाला, तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे और चारों तरफ फैले कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं घने अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोहरा इतना फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मगर कुछ देर तक तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज़ आने लगी तो मैंने अपनी निगाहें एक बार पीछे घुमाई। तो अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत चल रही थी और मेरे रुकते ही वो बूढ़ी औरत भी रुक गई। इस पर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात अम्मा, कोई तकलीफ है क्या? इस पर उस बूढ़ी अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं दोबारा से कुछ ना बोलकर वापस से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर एक बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी कि उस बूढ़ी औरत की शक्ल एकदम पुतले जैसी थी और वो एकटक मेरी दही की तरफ देखे जा रही थी। चलते चलते जब मैंने एक बार अपनी निगाहें दोबारा से पीछे घुमाकर उस औरत को देखना चाहा, तो मेरे पीछे पलटते ही मैं एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी औरत तो अभी मेरे पीछे ही थी, तो अचानक गई तो गई कहाँ? वो औरत इतनी बूढ़ी थी कि वो दौड़कर भाग भी नहीं सकती थी। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और मैं घर की तरफ अपने कदमों को और तेज भगाने लगा। चलते वक्त मुझे बार बार उसी औरत का पुतले की तरह चेहरा याद आ रहा था, जिस कारण मेरा चेहरा बार बार पसीने से लथपथ हो जा रहा था। अभी मैं वहां से कुछ आगे गया ही था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से आवाज आई, मुझे भी दही दो। उस भयानक आवाज को सुनकर एकदम से मेरे होश उड़ गए और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उस आवाज को सुनकर ही मुझे समझ आ गया था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है। फिर जब मैंने कांपती हुई अपनी निगाहें उस आवाज की तरफ घुमाई तो मुझे झाड़ियों के अंदर दो लाल टिमटिमाती आंखें दिखी। इससे पहले कि वो भूत झाड़ियों से निकलकर मुझे मार डाले, मैं वहां से दौड़कर भागने लगा। मैं अपनी जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहा था, ये समझकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा। तो मैं जान बचाने के लिए भागता हुआ उस आदमी के पास गया, तो मुझे इतनी तेज हांफता हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई, तो वो आदमी मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और मुझसे कहा, क्या उसकी आंखें ऐसी थीं? इतना बोलते ही उस आदमी की भी आंखें उस भूत की तरह चमकने लगी। ये देखकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और मुझे समझ आ गया कि ये आदमी वही भूत है जिसके बाद मैं अपनी जान बचाने के लिए
दही को वहीं फेंक कर घर भाग आया। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घर से निकाल दिए जाने के बाद मैं शहर आ गया। शहर में कई जगहों पर भटकने के बाद मुझे काम तो मिल गया, मगर रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। मगर ये परेशानी भी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद मुझे रहने के लिए कम भाड़े में एक घर मिल गया। घर मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो 2 मंजिला इमारत थी। नीचे वाले फ्लोर में एक बड़ा सा हॉल और एक कमरा था। बाकी 3 कमरे ऊपर वाले फ्लोर पर थे। घर की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर भी था। कुल मिलाकर उस घर को डाक बंगला बोलना गलत नहीं होगा। मगर एक चीज बहुत अजीब थी। उस घर के बगान में एक कब्र बना हुआ था और उस घर के आसपास दूसरा और कोई घर नहीं था। और तो और उस घर का जो केयर टेकर था वो अंधेरा होने से पहले ही अपने घर चला जाता था। एक शाम जब मैं हॉल रूम में बैठा हुआ था, तभी उस घर का केयर टेकर, जिसका नाम फिरोज था, वो मेरे पास आकर बोला, साहब अब मैं चलता हूँ, आपका खाना बनाकर रख दिया है, खा लीजिएगा। जिस पर मैंने कहा, 1 मिनट फिरोज, जरा बैठो तो, तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर फिरोज मेरे सामने वाले सोफे में बैठ गया। तब मैंने पूछा, अच्छा इस घर के बगान में कब्र किसका है? क्योंकि कब्र तो कब्रिस्तान में होते हैं ना। इस पर फिरोज बोला, अच्छा वो कब्र? साहब वो मेम साहब का कब्र है, जो इस घर की मालकिन थी। उनको इस घर से बहुत लगाव था, इसलिए उनकी कब्र को वहीं पर दफना दिया गया। फिरोज के इतना बोलते बोलते ही मेरी नज़र हॉल रूम के दीवार पर लगे एक बड़े से सफ़ेद पर्दे पर गई, जो शायद किसी चीज को वहां पर ढकने के लिए लगाया गया था। उस पर्दे को देखकर मैंने फिरोज से दोबारा पूछा, ये क्या है फिरोज? क्या ढका हुआ है इसके पीछे? इस पर फिरोज बोला, इस पर्दे के पीछे उसी मेम साहब की फोटो है। तो मैंने बोला, पर ये ढका हुआ क्यों है? फिरोज बोला, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, सुनिए। आगे फिरोज ने बताना शुरू किया। आज से करीब 6 साल पहले इस घर की मालकिन यहीं रहा करती थी। मालकिन बहुत खूबसूरत थी और उनके पीछे हर वक्त लड़कों का हुजूम लगा रहता था। मगर मालकिन को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। ऐसे ही एक रात जब मालकिन इसी घर के एक कमरे में सो रही थी, तभी पता नहीं कैसे उनके कमरे में एक लड़का आ गया और उनके चेहरे पर तेजाब छिड़ककर उनका पूरा चेहरा जला दिया। जब मालकिन ने उठकर अपने आप को शीशे में देखा, तब वो अपने इस चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने इसी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तभी से उनकी ये तस्वीर शापित हो गई है। जो भी इस तस्वीर को देखता है उसके साथ बहुत बुरा होता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली जाती है। फिरोज की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, तो फिर इस तस्वीर को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? तो इस पर फिरोज बोला, आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? हमने इस तस्वीर को हटाने से लेकर जलाने तक सब कुछ करके देख लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। खैर अब मैं चलता हूँ साहब, घर पर बीवी अकेली होगी। इतना बोलकर फिरोज वहाँ से चला गया। फिरोज के जाते ही मैंने भी दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की ओर चल दिया। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। फिरोज की सारी बातों को एक बार फिर से सोचने के बाद
मैंने मन ही मन में कहा। ना ना, अभी के वक्त में ऐसी थोड़ी कुछ होता होगा, ये सब फालतू बात है। मनगढ़ंत कहानियां सुनकर मैं नहीं डरने वाला। कुछ वक्त और बीता, जिसके बाद तकरीबन रात के 9 बजे तक मैंने खाना खा लिया और घर के सारी खिड़की दरवाज़ों को एकाएक बंद करने लगा। सभी खिड़कियों को बंद करते करते मैं जब उस खिड़की के पास पहुंचा जहां से बगान में बना वो कब्र दिखता था, तभी उस खिड़की को बंद करते वक्त मुझे उसी कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखा। हालांकि उस कब्र के पास लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर चांद की मध्यम रोशनी में मैं किसी लड़की को उस कब्र के ऊपर साफ तौर पर देख पा रहा था। पहली बार तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों को मसलकर दोबारा देखा तो अब उस कब्र के ऊपर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैंने उस आखिरी खिड़की को भी बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गया। मगर अभी भी मेरे दिमाग में फिरोज की कहानी ही घूम रही थी। उसकी कहानी सोच सोच कर मैं सो भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरा दिमाग मेरे वश में ही ना हो। यही सब सोचते सोचते रात के 11 बज गए, मगर मेरी आंखों में ज़रा भी नींद नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना उस तस्वीर को पर्दा हटाकर देखा जाए। वैसे भी भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। आखिर एक तस्वीर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। यही सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर हॉल रूम में दाखिल हुआ। वहाँ से मैंने एक दफ़ा उस तस्वीर को देखा और आगे बढ़ने लगा। अभी मैं उस तस्वीर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उस घर की लाइट चली गई, जिससे घर के अंदर पूरा अंधेरा छा गया। मैंने जैसे तैसे अंदाज़ा लगाकर उस लालटेन को ढूंढा जिसे मैं लाइट जाने के बाद यूज़ करता था। जैसे तैसे मैंने उस लालटेन को जलाया और उस तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, मगर फिर भी मैंने उस तस्वीर के ऊपर से पर्दा हटाया। वो किसी लड़की की तस्वीर थी। हालांकि फ्रेम के ऊपर काफ़ी धूल जम जाने की वजह से वो तस्वीर अच्छे से दिख नहीं रही थी, जिस वजह से मैंने उसी पर्दे से उस तस्वीर को अच्छे से पोंछा। उस तस्वीर के ऊपर की धूल को अच्छे से हटाने के बाद जब मैंने लालटेन को उस तस्वीर के पास ले जाकर अच्छे से देखा तो पाया कि वो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर है। तस्वीर में ही उस लड़की का चेहरा आग की तरह चमक रहा था। आंखें ऐसी थी जैसे असलियत में हो। आखिर इतनी खूबसूरत तस्वीर शापित कैसे हो सकती है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि सभी खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी उन तूफ़ानी हवाओं की आवाज़ मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही मौसम इतना कैसे बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े उन बंद कांच की खिड़कियों से बाहर देख ही रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ घर का मेन दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है फिरोज के जाने के बाद मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया था, तो फिर अपने आप ही दरवाज़ा कैसे खुल गया? मन में उमड़ते इन्हीं सवालों को लेकर अभी मैं दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक आवाज़ ने मेरे बढ़ते कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो आवाज़ किसी लड़की की थी जो शायद जोर जोर से हंसे जा रही थी।
उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि ऐसी खतरनाक आवाज़ मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, तभी मैंने देखा कि कोई लड़की उस खुले हुए दरवाजे पर से होते हुए बाहर से घर के अंदर आ रही है। उस लड़की का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी दोनों आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा पूरा जला हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा फिरोज ने मुझे बताया था। वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए मुझे देखे जा रही थी। उसकी हंसी में एक अलग किस्म का डर था, जो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। अभी मैं वहां खड़े खड़े डर से कांप ही रहा था कि तभी मेरे दोनों पैर अपने आप ही चलने लगे और चलते हुए उस औरत के पास जाने लगे। मैं अपने पैरों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने एक दो बार जोर से चीखना भी चाहा, मगर मैं ऐसा कर नहीं पाया। उस वक्त मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था, बल्कि उस लड़की के बस में था, जो मुझे किसी पुतले की तरह इधर से उधर नचाए जा रही थी। डर और घबराहट अब मेरे सर पर चढ़ चुका था। मैं अपना होश खोने लगा था और तभी मेरा पैर किसी भारी भरकम चीज से जा टकराया और संतुलन बिगड़ने की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर गोद में लिए फिरोज मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। मैंने उठकर फिरोज को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर फिरोज बोला, साहब आपको मैंने मना किया था ना, फिर आप क्यों देखने गए उस तस्वीर को? वो तो अच्छा हुआ आपके बगल में लालटेन जला हुआ था, वरना पता नहीं क्या होता। ये सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना और उसी दिन से मैंने वो डाक बंगला हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मगर ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे हाथों में लालटेन ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।